हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वीडियो में मैं 9th चैप्टर का स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी कवर करूँगी। स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी इज़ रिलेटिवली रीसेंट डेवलपमेंट। हम क्या देख रहे थे अब तक, जो 9th चैप्टर में वी वर कवरिंग रिलेटेड टू प्रोटेक्शन। डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्रोटेक्शन है, इम्पोर्ट कोटा है, हमने रीजंस भी देखे कि क्या रीजंस है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के। अब हम देखेंगे कि स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी क्या है। तो ये एक रीसेंट डेवलपमेंट है। एडवांस इन द फेवर ऑफ एक्टिविस्ट ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोटेक्शनिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस आर्ग्यूमेंट, अभी ये है क्या एग्जैक्टली, व्हाट इज़ इट एंड किस रीज़न पे ये पॉलिसी दी जाती है। A nation can create a comparative advantage किस बेसिस पे? थ्रू टेम्पररी ट्रेड प्रोटेक्शन या सब्सिडी या टैक्स बेनिफिट्स या कोऑपरेटिव गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल प्रोग्राम। किसी भी तरीके से आप एक टेम्पररी ट्रेड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, सब्सिडीज़ देके, टैक्स बेनिफिट देके या कोटा लगा के, किसी भी तरीके से आप टेम्पररी ट्रेड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो इन सच फील्ड एज सेमीकंडक्टर्स, कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड अदर इंडस्ट्रीज दैट आर डीम्ड क्रूशियल टू फ्यूचर ग्रोथ इन नेशन। इसका मतलब जो चीज़ें फ्यूचर ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, फ्यूचर ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गया, ये अभी बहुत रिक्वायर्ड चीज़ें हैं। सेमीकंडक्टर है, कंप्यूटर्स है, टेलीकॉम है, देन ऑटोमोबाइल्स है, सोलार पैनल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जिनकी अभी नेशंस को ज़रूरत है फॉर डेवलपमेंट, उन चीज़ों में आप कंपैरेटिव एडवांटेज कर दो। जैसे हम बोलते हैं ना कि मार्केट में अगर एक्स कमोडिटी की ज़रूरत बढ़ रही है और ये आपको पता है कि आने वाले 15 साल तक इस एक्स कमोडिटी की ज़रूरत रहेगी या आने वाले 10 साल तक इस एक्स कमोडिटी की ज़रूरत रहेगी, तो आप इस एक्स कमोडिटी में ट्रेड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो ताकि उसमें उस नेशन का कंपैरेटिव एडवांटेज हो जाए और फिर वो अच्छे से कम रेट पे बेच पाए और उनका भी इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा। These high technology industries are subject to high risk, obviously high risk है, require large scale of production to achieve economies of scale। अब देखो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ये ऐसे नहीं है कि ईज़िली बन जाए या इनके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो, नहीं। ये बहुत जो चीज़ें मतलब जो रॉ मटेरियल या इनपुट्स जो चाहिए रहते हैं वो भी काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो अगर इनको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है तो पहले फैक्ट्री चाहिए, देन रॉ मटेरियल इनपुट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इकट्ठा करने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हाई हो जाता है एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी उनका जो कॉस्ट है, कौन सा कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कम होता जाएगा। जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा तभी जाके वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर पाएंगे। एंड गिव्स राइज टू एक्सटेंसिव एक्सटर्नल इकोनॉमीज व्हेन सक्सेसफुल, और जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज भी क्रिएट कर पाते हैं वो। अब आई वुड लाइक यू टू मेंशन इन कमेंट्स कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज आप एग्जाम्पल के तौर पे भी बता सकते हो एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती क्या है। Strategic trade policy suggests that by encouraging such industries, the nation can reap large external economies that result from them and enhance its future growth prospects। तो इन इंडस्ट्रीज़ को अगर आप encourage करते हो तो इससे एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ भी आएगी और इसके बेसिस पे ही उस इंडस्ट्री का फ्यूचर ग्रोथ भी होगा। This is similar to infant industry argument in the developing nations। तो infant industry भी ऐसे ही थी कि नई इंडस्ट्री है, न्यू इंडस्ट्री है, आप उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो जब तक वो कंपटीशन में आ सके, देन आप निकाल दो, टेम्पररी के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, देन प्रोटेक्शन को निकाल दो। बट एक डिफरेंस है, एक्सेप्ट दैट इट इज़ एडवांस्ड फॉर इंडस्ट्रियल नेशन टू अक्वायर अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन क्रूशियल हाई टेक इंडस्ट्री।
लेकिन एक देखो इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट किस बारे में थी, वो डेवलपिंग नेशंस में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो न्यू इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे थे। बट ये जो स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी है वो हाई टेक्नोलॉजी पे के बात हो रही है, सेमीकंडक्टर्स, कंप्यूटर्स, टेलीकॉम्स, ये ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो बहुत ईजीली बनती हो, डेवलपिंग नेशंस में भी बन जाए, नहीं, दीज आर वेरी हाई टेक। सो हाई टेक जो एडवांस्ड नेशन है वही ज़्यादातर बनाते हैं, तो उन इंडस्ट्रियल नेशंस को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, उन इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये डेवलप्ड नेशंस में ज़्यादा देखी जाएगी। मोस्ट नेशंस डू सम ऑफ दिस, थोड़े बहुत ऑलमोस्ट बहुत नेशंस हैं जो ये स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसीज़ लगाते हैं। Indeed, some economists would go so far as to say that a great deal of post-war industrial and technological success of Japan was due to its strategic industrial and trade policy. तो पोस्ट वॉर, आफ्टर वॉर, बहुत इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जो जापान का इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हुआ था, टेक्नोलॉजिकल सक्सेस जो जापान में आप देख रहे हो अभी, इट इज़ ड्यू टू दिस पॉलिसी। उन्होंने भी स्ट्रैटेजिक पॉलिसी अपने इंडस्ट्रीज़, उन हाईटेक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया था थ्रू ट्रेड प्रोटेक्शन, एंड इसी वजह से अब उनको सक्सेस देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रैटेजिक ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आर फाउंड इन स्टील इंडस्ट्री इन 1950s। तो 1950s में स्टील इंडस्ट्री को ट्रेड पॉलिसी, स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी दी गई थी। इन सेमीकंडक्टर्स इन जापान, इन डेवलपमेंट ऑफ कॉन्करेड द सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट इन 1950s। सो जैसे अलग अलग एयरक्राफ्ट है, वैसे वन ऑफ द एयरक्राफ्ट इज़ कॉन्करेड। सो 1970s में उनको भी ऐसे पॉलिसी दी गई थी। एयरबस, तो यहाँ पे सारा आपको एग्जाम्पल दिखेगा, आप खुद रीड कर सकते हो। While strategic trade policy can theoretically improve the market outcome in oligopolistic market, why is this so that it is written oligopolistic market? अगर आप देखो हमने कौन सी चीज़ों की बात की, हाईटेक इंडस्ट्रीज़ या हाईटेक कमोडिटीज़ की बात की है, सेमीकंडक्टर है, एयरक्राफ्ट, अभी हमने देखा यहाँ पे एग्जांपल्स में स्टील, एयरक्राफ्ट, और इन सब चीज़ों में पॉलिसीज़ अप्लाई करते हैं। तो ये सारे ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में आपको दिखेंगे, इसका कोई कंपटीशन नहीं है, बहुत कम, देयर आर वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज़ विच आर प्रोवाइडिंग सच कमोडिटी। तो ये ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट इस वजह से उन्होंने लिखा है। सो वाइल strategic trade policy can theoretically improve the market outcome in oligopolistic market subject to extensive external economies। तो ये बहुत important है कि उनको external economy से और growth मिलेगी, and increase in the nation's growth and welfare। Even the originator and popularizer of this theory recognize the serious difficulties in carrying it out। तो उन्होंने बोला भले ही ओलिगोपोलिस्टिक ऐसे सारे मार्केट्स में, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ के थ्रू नेशन का ग्रोथ लाते हैं, लेकिन इन्हें इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज फेस की है उन्होंने, और वही जिन्होंने ये थियोरी दी है उन्होंने खुद ये डिफ़िकल्टीज देखे हैं। फर्स्ट, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू पिक विनर्स, that is choose the industry that will provide large external economies in future। अभी देखो हमने क्या बोला, स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने क्या बोला, वो इंडस्ट्री को, आप एक्स इंडस्ट्री को ट्रेड पॉलिसी दे रहे हो, ठीक है। अब ये तभी इम्प्रूव होगी जब आगे चल के वो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ कमा पाएगी। एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ से क्या होगा, उसका एवरेज कॉस्ट कम होता जाएगा, उसको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल भी देखने को मिलेगा। बट द क्वेश्चन अराइजेस, कौन सी इंडस्ट्री होगी जो आगे चल के एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ कमा पाएगी या इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल वहाँ पे दिखेगा। तो वो इंडस्ट्री पहचानना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, एंड डिवाइज अप्रोप्रिएट पॉलिसी टू सक्सेसफुली नर्चर देम। अब कौन सी पॉलिसी भी आपको देनी है, जैसे यहाँ पे मेंशन था कि किसी को सब्सिडीज़, किसी को
देर आर वेरियस प्रोटेक्शंस, राइट, सब्सिडी, टैक्स बेनिफिट, कॉपरेटिव, गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्राम्स। तो कौन सा ऐसा पॉलिसी हम दें जिससे बेनिफिट और ज़्यादा हो? क्या सब्सिडीज़ देने से अच्छा होगा टैक्स बेनिफिट दे, या टैक्स बेनिफिट से अच्छा है सब्सिडीज़ दे? तो वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। Second, since most leading nations undertake strategic trade policy at the same time, their efforts are largely neutralized so that the potential benefit to each may be small. अभी देखो, ए नेशन ने एक्स इंडस्ट्री को स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी से प्रोटेक्ट कर दिया, बी नेशन ने भी ऑब्वियसली दिस इज ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, तो बी नेशन में भी सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, तो समझो ये एक्स कमोडिटी सेमीकंडक्टर, तो बी नेशन ने भी जो स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी है उसके तहत एक्स इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया। अब दोनों नेशन ने किया है तो ऑब्वियसली दोनों नेशन में प्राइस कम होगा, तो इवेंचुअली जो ये गेन्स करना चाहते थे ए, वो अब उनको नहीं मिलेगा क्योंकि बी ने भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है अपने इंडस्ट्री में, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जो भी बेनिफिट वो चाहते थे अब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। थर्ड, व्हेन अ कंट्री डज अचीव, लेकिन जब सब्सटेंशियल सक्सेस अचीव कर लेती है थ्रू दिस पॉलिसी, दिस कम्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर नेशंस। ऑब्वियसली अगर वो एक नेशन अगर स्ट्रैटेजिक पॉलिसी से कंपैरेटिव एडवांटेज गेन कर लेता है तो दूसरा नेशन हार जाएगा। तो इट इज़ बेगर था नेबर पॉलिसी। मैंने आपको ये समझा दिया है पिछले किसी तो वीडियो में कि बेगर था नेबर पॉलिसी क्या होती है। एक अगर विन करेगा तो दूसरा लूज़ करेगा, एंड सो अदर कंट्रीज़ आर ऑब्वियसली, अभी दूसरे कंट्रीज चुप थोड़ी बैठेंगे, वो भी रिएक्ट करेंगे, वो भी अपने इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे। Faced with all these practical difficulties, even supporters of strategic trade policy gradually, one second, I have to remove this. Grudgingly acknowledge that free trade is still the best policy after all. That is, free trade may be suboptimal in theory but optimal in practice. तो वो इस रीजंस के वजह से, कौन से रीज़न, सबसे पहले तो कौन से इंडस्ट्री को हमें देना चाहिए, सेकंड कौन सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, थर्ड कि सारे नेशन स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ दे रहे हैं अपने इंडस्ट्रीज़ को, जो भी इंडस्ट्री है, एक्स इंडस्ट्री है, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जो भी बेनिफिट्स है, एफर्ट्स है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फोर्थ कि ये एट द एक्सपेंस ऑफ अदर नेशन आता है तो वो ऑब्वियस है कि वो रिटेलिएट करेगा। तो ये सारे रीजंस की वजह से खुद जिन्होंने ये सपोर्ट किए थे, स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि फ्री ट्रेड पॉलिसी स्टिल बेस्ट है। फ्री ट्रेड पॉलिसी होना यानी सारे नेशंस बेनिफिट करेंगे, एंड theoretically another point they also mentioned is free trade may be suboptimal in theory। मतलब theoretical terms में देखो, एक चीज़ होती है कि थियोरी बुक्स में क्या लिखा हुआ है और दूसरी चीज़ होती है कि रियलिटी क्या है, इन प्रैक्टिस क्या हो रहा है। मैं अगर थियोरी में बोल रही हूँ कि डिमांड जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है, यानी जब प्राइस कम होता है डिमांड इंक्रीज होता है, ये मैंने थियोरी में आपको बता दिया, लेकिन क्या रियलिटी में ये होता है कि नहीं होता है, ये हमें देखना ज़रूरी है, तभी जाके वो थियोरी एक्चुअल में थियोरी कहलाएगी, वरना वो सिर्फ एक स्टेटमेंट होगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि फ्री ट्रेड, भले ही थियोरी में ऐसे दिखा रहे हैं कि फ्री ट्रेड सब ऑप्टिमल है, ऑप्टिमल नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, यहाँ से मैक्सिमाइज़ नहीं कर रहे बेनिफिट या जो भी है, लेकिन रियलिटी में वो ऑप्टिमल है, क्योंकि दूसरे जितने भी आप प्रोटेक्शन या कुछ भी प्रोवाइड करो उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता ही है। स्ट्रैटेजिक ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी विद गेम थियोरी। अब गेम थियोरी के बेसिस पे उन्होंने स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी एक्सप्लेन किया है। अब मैं पहले आपको सिर्फ बता देती हूँ कि गेम थियोरी होती क्या है। बेसिकली ये पे ऑफ्स हैं, ये एक प्लेयर है, ये दूसरा प्लेयर है, कंपनी समझ लो, ये एक कंपनी है, ये दूसरी कंपनी है, दोनों कंपनी कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या तो वो प्रोड्यूस करेंगे तो उनको कितना बेनिफिट मिलेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है पे ऑफ्स में,
और अगर वो नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कितना बेनिफिट मिलेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम आगे रीड करेंगे एंड इवेंचुअली मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी कि ये एग्जैक्टली किस चीज़ की बात कर रहा है, किस चीज़ को प्रोड्यूस करने की बात कर रहा है। Give me 1 minute. Yes. We can use game theory to examine. आपने ये गेम थियोरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में गेम थियोरी से प्रिजनर्स डिलेमा है, ये सारी चीज़ें गेम थियोरी से एक्सप्लेन की जाती है। कितना पे ऑफ है, नैश इक्विलिब्रियम क्या है, तो वो गेम थ्योरी से अच्छे से पता चलता है कि कुछ स्ट्रैटेजी हम करें कि नहीं करें। अभी जैसे डिसाइड करना है कि आपको एडवर्टाइज़, कोई भी आप अगर कंपनी हो या कोई प्रोड्यूसर है तो उसे एडवर्टाइज़ करना चाहिए अपने प्रोडक्ट का कि नहीं करना चाहिए। अगर वो एडवर्टाइज़ कर रहा है तो क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर दूसरा वाला भी एडवर्टाइज़ करेगा तो इसका बेनिफिट कम होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि दोनों प्रोड्यूसर एडवर्टाइज़ कर रहे हैं तो कंज्यूमर जो है वो अब इनडिफरेंट हो जाएगा, तो थोड़ा जो बेनिफिट है वो कम हो जाएगा। तो ये गेम थियोरी यही बताती है कि एग्जैक्टली डिसीजन किस बेसिस पे ले, और इन पे ऑफ्स को देख के वो डिसीजंस लेते हैं, कि बेनिफिट्स को देख के वो डिसीजंस लेते हैं, दूसरे कंट्री को ध्यान में रखते हैं। देखो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, मैं ये नहीं ले रही हूँ कि ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, हम ये कह रहे हैं कि दूसरा प्रोड्यूसर भी है उस गेम में। अब अगर मैं ये चाल चल रही हूँ तो वो कौन सा चाल चलेगा और उस बेसिस पे हमारा बेनिफिट क्या होगा, मेरा बेनिफिट क्या होगा। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है गेम थियोरी में। We can use game theory to examine strategic trade and industrial policy. We can best show this by an example. Suppose that both Boeing and Airbus are deciding whether to produce a new aircraft. तो Boeing and Airbus companies हैं जो aircraft बनाती हैं. Suppose also that because of huge cost of developing new aircraft, a single producer would have to have entire world market for itself to earn profit. देखो एक यहाँ पे चीज़ है, ये कह रहे हैं कि एयरक्राफ्ट जो वो नया बनाना चाहते हैं उसका कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग जो है वो बहुत हाई है। तो अगर उन्होंने वो एयरक्राफ्ट बना लिया तो उनको वो कॉस्ट जो है एटलीस्ट उसको कवर करना पड़ेगा, और अगर प्रॉफिट कमाना है तो उनको एटलीस्ट पूरा मार्केट उनके हाथ में होना चाहिए, कि कोई और प्रोड्यूसर हो ही नहीं। अगर पूरा मार्केट आपके हाथ में है बेचने के टाइम पे तो आप उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कवर कर पाओगे, प्रॉफिट भी आप कमा पाओगे। अब कितना प्रॉफिट वो कमा पाएगा, अगर पूरा का पूरा मार्केट उनके अंडर है, यानी मोनोपोली है, यानी वही सिर्फ एक प्रोड्यूसर है, वही सिर्फ एक कंपनी है जो वो एयरक्राफ्ट बना के बेच रही है, तो प्रॉफिट 100 मिलियन का होगा। If both producers produce the aircraft, each loses 10 million. अब दोनों अगर प्रोड्यूस करेंगे ऑब्वियसली वो भी अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कर रहा है, ये भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट बनाने में लगा रहा है। उसके बाद भी दो जन बेच रहे हैं, तो जो भी प्रोड्यूसर होंगे वो इसके पास भी जा सकते हैं, बी के पास भी, बोइंग के पास भी जा सकते हैं, या दूसरा कौन सा था, एयरबस के पास भी जा सकते हैं ख़रीदने के लिए एयरक्राफ्ट। तो फिर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा एंड इवेंचुअली क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, अल्टीमेटली उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे भी कम उनको बेनिफिट होता है, तो 10 मिलियन का लॉस उनको हो जाता है, दोनों को 10 मिलियन का लॉस होगा। दिस इंफॉर्मेशन इज शोन इन द टेबल। द केस वेयर बोथ फर्म्स प्रोड्यूस द एयरक्राफ्ट एंड ईच इनकर्स द लॉस ऑफ 10 मिलियन इज शोन इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द टेबल। अब देखो यहाँ पे बताया ये एयरबस कंपनी है, ये बोइंग है, अगर दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दोनों को लॉस होगा 10 मिलियन का, तो वो -10 एंड -10 से यहाँ पे मेंशन्ड है। अब आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि अगर समझो जो एयरबस है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा लेकिन बोइंग प्रोड्यूस कर रहा है, तो बोइंग को सारा 100 मिलियन का प्रॉफिट होगा। वो यह है, यहाँ पे लिखा है, देखो ये जो है लेफ़्ट वाला जो है वो बोइंग का है
पे ऑफ यानी प्रॉफिट राइट वाला एयरबस का है। तो अगर एयरबस नहीं प्रोड्यूस कर रहा है और बोइंग प्रोड्यूस कर रहा है तो बोइंग को 100 का प्रॉफिट होगा एंड एयरबस को 0 का प्रॉफिट होगा। अगर बोइंग प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, एयरबस प्रोड्यूस कर रहा है, तो एयरबस को पूरा का पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। देखो, प्रोड्यूस एयरबस कर रहा है तो पूरा का पूरा प्रॉफिट 100 मिलियन का एयरबस को मिल जाएगा, 0 बोइंग को मिलेगा। ठीक है। If only Boeing produces the aircraft, Boeing makes a profit of 100 million, where Airbus makes 0. First row and second column, top right hand corner. मैंने आपको ये दिखा दिया. On the other hand, if Boeing does not produce the aircraft while Airbus does, Boeing makes 0 profit while Airbus makes profit of 100 million. The second row वो भी मैंने आपको दिखानी है. अगर दोनों कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, दोनों ही जो फर्म कंपनीज़ है वो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं समझो, तो फिर क्या होगा, दोनों को कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा. डोंट प्रोड्यूस यानी वो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं तो 0 प्रॉफिट्स ही नहीं गेन होगा ना, तो 0 लिखा हुआ है, 0 प्रॉफिट. ओके. सपोज दैट फॉर वट एवर रीज़न बोइंग एंटर्स द मार्केट फर्स्ट. कुछ भी रीज़न है, बोइंग पहले एंटर करता है एंड अर्न्स द प्रॉफिट ऑफ 100 मिलियन. अब वो एंटर किया पहले, अब उसने एंटर किया, तो अभी तक जब तक एयरबस सारा क्रिएट करेगा, सोचेगा, डिसीजन लेगा कि हाँ हम भी एंटर करें, तब तक बोइंग के हाथ में है पूरा मार्केट, तो वो 100 मिलियन कमा लेता है. एयरबस इज़ नाउ लॉक्ड आउट ऑफ द मार्केट बिकॉज इट कुड नॉट अर्न अ प्रॉफिट. अब एयरबस जो है वो बाहर हो गया है मार्केट में, अब तक वो बाहर है. दिस इज़ द केस शोन इन द फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम टॉप राइट हैंड, जो कि ये केस है, ये वाला. इफ एयरबस एंटर द मार्केट बोथ फर्म्स विल इनकम. अब इस सिचुएशन में जब बोइंग ऑलरेडी मार्केट में है, अगर एयरबस एंटर करता है तो दोनों को लॉस होगा. कितना? -10 का, जो हमने देखा. सपोज दैट नाउ यूरोपियन गवर्नमेंट गिव्स अ सब्सिडी ऑफ 15 मिलियन पर ईयर टू एयरबस. तो एयरबस जो है वो यूरोप में है, ठीक है, कंपनी. अब जो यूरोपियन गवर्नमेंट है वो क्या कहता है एयरबस को, ठीक है हम आपको क्या देते हैं, हम सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं. तो आपका क्या होगा, थोड़ा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा. कम होगा तो आप प्राइस कम रख पाओगे. ठीक है, तो वो एयरबस को सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं. कितने का? 15 मिलियन पर ईयर का एयरबस को वो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं. देन एयरबस विल प्रोड्यूस द एयरक्राफ्ट इवन दो बोइंग इज ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग द एयरक्राफ्ट, बिकॉज विथ 15 मिलियन सब्सिडी एयरबस वुड टर्न अ लॉस ऑफ 10 मिलियन इंटू प्रॉफिट ऑफ 5 मिलियन. कैसे हुआ? 10 का 5 मिलियन कैसे हो गया? देखो, बोइंग ऑलरेडी मार्केट में है, हमने स्टार्ट क्या किया था, बोइंग पहले एंटर किया, सारा 100 प्रॉफिट उसको मिल रहा है. अब जब वो ऑलरेडी मार्केट में है, एयरबस ने एंटर किया. एयरबस ने जब एंटर किया, दोनों को 10 मिलियन का लॉस हो रहा था, दोनों को 10 मिलियन का लॉस हो रहा है. ठीक है, बोइंग को भी एयरबस को भी. अब एयरबस को क्या है, एयरबस को यूरोपियन गवर्नमेंट जो है वो यूरोपियन गवर्नमेंट एयरबस को सब्सिडी प्रोवाइड करिए. सब्सिडी कितने की? अब ऐसे ले लो कि ऑलरेडी मार्केट में 10 मिलियन का लॉस दोनों को हो रहा है. अब यूरोपियन गवर्नमेंट सब्सिडी आप ऐसे ले लो कि 15 मिलियन का उनको पैसे दे रहे हैं. ठीक है, 15 मिलियन का पैसे दे दिया. अब देखो 10 मिलियन का लॉस हो रहा था, तो 10 मिलियन तो इसमें कवर हो गए वो लॉस, और 5 मिलियन एक्स्ट्रा बच गए. तो ये क्या है, 5 मिलियन एक्स्ट्रा प्रॉफिट, राइट, विदाउट अ सब्सिडी. सब्सिडी नहीं होती अगर, however Boeing will then go from making a profit of 100 million without Airbus in the market to incurring loss of 10 million afterward. अब ये जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जा रही है वो एयरबस को प्रोवाइड की जा रही है. तो एयरबस को 5 मिलियन का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन बोइंग को कोई सब्सिडी या कुछ भी नहीं है, तो अब भी वो मार्केट में है, तो 10 मिलियन का उसे लॉस हो रहा है. तो क्या होगा, आगे देखते हैं. वी आर स्टिल इन द फर्स्ट रो. अभी भी हम लोग वहीं पे है जहाँ पे, कौन सा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. अब हम लोग यहीं पे है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बोइंग है उनको 10 मिलियन का लॉस हो रहा है, लेकिन एयरबस को भी 10 मिलियन का लॉस हो रहा है,
लेकिन सब्सिडी 15 मिलियन की प्रोवाइड की जा रही है, जो इस लॉस को भी कवर कर रहा है एंड एक्स्ट्रा 5 मिलियन का प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। बट द एयरबस एंट्री चेंज्ड फ्रॉम but with the Airbus entry changed -10 without subsidy to +5 with subsidy because of its unsubsidized loss। बोइंग को अभी तक कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। बोइंग विल देन स्टॉप प्रोड्यूसिंग द एयरक्राफ्ट। उसको 10 मिलियन का लॉस हो रहा है, तो वो तो स्टॉप कर देगा प्रोड्यूसिंग, वो मार्केट से निकल जाएगा। दस इवेंचुअली लीविंग द एंटायर मार्केट टू एयरबस। वो क्या करेगा, वो छोड़ देगा, वो बोलेगा ठीक है बाय बाय टाटा, मैं बंद करता हूँ अपना दुकान, क्योंकि मुझे 10 मिलियन का लॉस हो रहा है। प्रॉफिट किसको हो रहा है, एयरबस को, क्योंकि उसको भी लॉस ही हो रहा है 10 मिलियन का, लेकिन उसके गवर्नमेंट ने उसको प्रोटेक्ट कर दिया है। किसके थ्रू, स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी के थ्रू, विच इज़ सब्सिडीज दे के। ठीक है, ऐसा ही हो गया कि गवर्नमेंट ने उसको प्रोटेक्ट कर दिया। अब एयरबस जो है इवेंचुअली सारा का सारा मार्केट एयरबस के पास है, तो वो सारा का सारा प्रॉफिट अर्न करेगा, विच विल देन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 100 मिलियन विदाउट एनी फर्दर सब्सिडी। तो मैंने स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी जब एक्सप्लेन करी थी, मैंने क्या बोला, टेम्पररी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। जब कंपैरेटिव एडवांटेज आ गया हाथ में, अब मिल गया हाथ में, बोइंग निकल गया मार्केट से, तो क्या हो गया, वो कहेगा कि अब हम सब्सिडी हटा देते हैं, तुम वैसे भी 100 मिलियन का तो अर्न कर ही रहे हो प्रॉफिट। द सेकेंड रो विच इज दिस द यूएस गवर्नमेंट। अब जब प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है एयरबस को, अब यूएस गवर्नमेंट जहाँ पे बोइंग कंपनी है, रिटालिएट, अब वो रिटालिएट करेगा मतलब वो रिएक्शन देगा विद अ सब्सिडी ऑफ इट्स ओन टू कीप बोइंग प्रोड्यूसिंग द एयरक्राफ्ट। यूएस क्या करेगा, यूएस बोलेगा अपने बोइंग कंपनी को जो उसके नेशन में है, कहेगा बेटा तुम बंद मत करो, तुम कंटिन्यू करो अपना प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट का, हम भी तुम्हें सब्सिडी देते हैं। एक्सेप्ट इन केस ऑफ नेशनल डिफेंस, हाउएवर यूएस गवर्नमेंट हैज़ बीन मच less disposed to grant subsidies to firm that are than our यूरोपियन गवर्नमेंट। जितना अब तक रियलिटी की ये बात करें कि नेशनल डिफेंस की जो कमोडिटीज़ हैं उनमें ज़्यादा यूएस ने सब्सिडी प्रोवाइड की है रादर देन अदर कमोडिटीज़, वेराज यूरोपियन गवर्नमेंट ने ज़्यादा चीज़ों में सब्सिडीज़ प्रोवाइड की है। वाइल द रियल वर्ल्ड इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स दैन दिस, वी कैन सी हाउ अ नेशन कुड ओवरकम अ मार्केट। देखो अभी अगर यूएस भी सब्सिडी प्रोवाइड करने लगेगा तो बोइंग एंटर करेगा, वापस ये इस पर आ जाएंगे जहाँ पे एयरबस लूज़ करेगा, क्योंकि एयरबस से अभी सब्सिडीज़ हटा दी थी, तो एयरबस लूज़ करेगा -10 का, और जो बोइंग है उसको भी -10 का लॉस होगा, लेकिन यूएस सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रहा है, समझो यूएस 20 का सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो +10 का प्रॉफिट आ रहा है, तो सारा का सारा मार्केट एयरबस निकल जाएगा, सारा का सारा मार्केट बोइंग को आ जाएगा, वापस वो इधर आएंगे, वापस एयरबस यूरोपियन गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगा, ये चलता रहेगा। तो ये इस तरीके से इस गेम थियोरी के थ्रू स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी आपको समझाइए कि कैसे हमने देखा कि जब सब्सिडी एयरबस को प्रोवाइड की गई तो कंपैरेटिव एडवांटेज एयरबस को मिला। अभी यहाँ पे कुछ उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं कि कौन से कंपनी को कितना दिया गया था, सब्सिडी क्या है, कौन से ईयर में दिया गया है और कैसे हुआ था, वो आप खुद रीड कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ एनालिसिस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंटरनेशनल ट्रेड बाय ब्रांडर एंड स्पेंसर इन 1985। तो इस तरीके का एनालिसिस जो किया गया था गेम थियोरी के थ्रू या स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का, तो वो सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड में ब्रांडर एंड स्पेंसर ने 1985 में किया था। One serious shortcoming of this analysis is that it is usually very difficult to accurately forecast the outcome of government, industrial and trade policy. Get the data. Even एक इम्पॉर्टेंट जो डिसएडवांटेज है कि कितना एक्चुअल में उन्होंने सब्सिडीज़ प्रोवाइड की है वो डेटा नहीं मिलता है। गेट द डेटा, ओके। इवन अ स्मॉल चेंज इन द टेबल कुड कम्प्लीटली चेंज द रिजल्ट। ऑब्वियसली अगर थोड़ा चेंज भी है तो वो
टेबल को ही पूरा सिनेरियो चेंज कर देगा. फॉर एग्जांपल सपोज दैट इफ हमने जैसे यही बात बोली ना कि 15 मिलियन का वो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है, वो डेटा हमें नहीं मिलता है कि कितना सब्सिडी प्रोवाइड की गई है. सपोज दैट इफ बोथ एयरबस एंड बोइंग प्रोड्यूस द एयरक्राफ्ट, एयरबस incurs a loss of 10 million as before, but Boeing now makes a profit of 10 million without any subsidy, say because it is more efficient. अभी हमने क्या देखा था, बोइंग पहले एंटर किया, राइट. बोइंग ने सबसे पहले एंटर किया था मार्केट में. अब जब बोइंग ऑलरेडी मार्केट में है तो उसने इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये सब ऑलरेडी देखा होगा. तो अगर इसको पे ऑफ्स को थोड़ा चेंज कर ले कि जब दोनों मार्केट में, जब बोइंग ऑलरेडी एंटर्ड है, ऑलरेडी वो पहले यहाँ पे 100 कमा रहा था, एयरबस जब आया तो बोइंग एफिशिएंट है अभी अपने प्रोडक्शन में, तो उसको बेनिफिट 10 का मिलेगा, वेराज 10 मिलियन का प्रॉफिट मिलेगा, वेराज एयरबस को 10 का लॉस हो रहा है क्योंकि वो न्यू है अभी. तो ये अगर थोड़ा हम चेंज कर ले तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा. इवन ओके, दिस इज डन. हाँ, Boeing makes a profit of 10 million without any subsidy, say because it is more efficient. Then even if Airbus produces the aircraft with subsidy, अब इस सिनेरियो में देख लो 10 प्रॉफिट ऑलरेडी जो है वो बोइंग को मिल रहा है विदाउट सब्सिडी, क्योंकि वो एफिशिएंट है बनाने में, वो पहले से ही बनाते आ रहा है. एयरबस को 10 मिलियन का लॉस हो रहा है. अब अगर यूरोपियन जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी प्रोवाइड करता है $15 मिलियन का, हमने क्या देखा कि प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 5 मिलियन का. 5 मिलियन का प्रॉफिट ऑब्वियसली 10 मिलियन से कम है. 5 मिलियन ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है किनको, बोइंग को. Boeing will remain in the market because it makes a profit without any subsidy. Then Airbus would require a subsidy indefinitely year after year in order to continue to produce the aircraft. In this case, given a subsidy to Airbus does not seem to be good idea. अब इस सिचुएशन में अगर टिके रहना है एयरबस को, 5 मिलियन का प्रॉफिट कमाते रहना है एयरबस को, तो हर साल वो सब्सिडी मिलती रहनी चाहिए. अगर वो सब्सिडी नहीं मिली हर साल तो ऑब्वियसली वो 10 मिलियन का लॉस होगा उसको और वो निकल जाएगा, कंपनी प्रोड्यूस करना बंद कर देगी. तो हर साल उसको सब्सिडी देते रहना पड़ेगा. और ये तो कोई ठीक बात नहीं है कि हर साल कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सब्सिडी देते रहें. कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए ना. जैसे हमने पहले जो सिनेरियो था, जैसे ही सब्सिडी 2 साल चलो देते रहे तो इवेंचुअली बोइंग को प्रॉफिट कम हो रहा था, लॉस हो रहा था, वो निकल गया और एयरबस को कंपैरेटिव एडवांटेज मिल गया. ये ठीक है, टेम्प्रेरी के लिए दिया तो कुछ बेनिफिट मिला उसके बदले में, लेकिन ऐसे देते रहेंगे तो ये कुछ अच्छा डिसीजन फिर नहीं होगा. तो अ लिटिल चेंज हैज़ मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन द डिसीजन. Thus, it is extremely difficult to correctly carry out this type of analysis. Obviously, अब ऐसे situation में a little change has changed the entire scenario. तो exact data आपको होगा तब आप इस analysis को कर सकते हो. We would have to correctly forecast the precise outcome of different strategies. इनको क्या कहते हैं? इनको strategies कहते हैं. ये जो decision लेना होता है ना, to produce, to not to produce, ये strategy होती है. इसे स्ट्रैटेजीज कहते हैं गेम थ्योरी में. जैसे व्हाट आई एम राइटिंग, इसे स्ट्रैटेजीज कहते हैं. वेदर टू एडवर्टाइज और नॉट टू एडवर्टाइज, ये सारी स्ट्रैटेजी होती है. वेदर टू इंक्रीज द प्राइस और नॉट टू इंक्रीज प्राइस, या दूसरी और भी कितने सारे स्ट्रैटेजीज हैं. क्वांटिटी इंक्रीज़ करना है, क्वांटिटी रिड्यूस करना है, प्राइस इंक्रीज़ करना है, प्राइस रिड्यूस करना है, प्रॉफिट क्या होगा, ये सारे स्ट्रैटेजीज़ होते हैं. तो ये प्रिसाइजली प्रॉपरली देखना कि क्या आउटकम होगा स्ट्रैटेजी का, यानी पे ऑफ क्या होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तभी जाके ये एनालिसिस वर्क करेगा. एंड दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू. आपको पता ही नहीं चलेगा ना कब कि कितना आपका प्रॉफिट हुआ, कितना सब्सिडीज़ दी जा रही है. दिस इज़ वाई मोस्ट इकोनॉमिस्ट वुड से दैट फ्री ट्रेड may still be best policy after all. So free trade is still the best policy. So I've completed strategic trade policy.
एंड गेम थियोरी के थ्रू भी मैंने आपको स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी समझा दिया है. यूएस रिस्पॉन्स टू फॉरेन इंडस्ट्रियल टारगेटिंग एंड स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी इज़ अ फैक्चुअल थिंग. से इसमें कुछ समझाने का कुछ नहीं है. क्या डिसीजन लिया यूएस ने, उसने कैसे रिस्पॉन्ड किया, अदर कंट्रीज़ ने जब स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी लगाई थी, कब ईयर, कौन से ईयर में हुआ था, वो सारी चीज़ें हैं. तो वो आप खुद रीड करके समझ सकते हो. क्योंकि अगर आपको स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी समझ में आ गई है और रिटेलिएशन मैंने जैसे बोला वो समझ में आ गया, तो आपके लिए ये चीज़ सिर्फ फैक्चुअल थिंग हो गई. फिर कब, किस किस ईयर में, कौन से कंपनीज़ पे स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी यूएस ने लगाई है. अब दूसरा आता है नेक्स्ट में ट्रेड अग्रीमेंट्स. कौन से ट्रेड अग्रीमेंट्स यूएस ने दूसरे नेशंस के साथ किए हैं. तो ये मैं फटाफट से दूसरे वीडियो में कवर कर लूँगी. जो इम्पॉर्टेंट होंगे वो मैं थोड़ा डिटेल में करूँगी. बाकी फटाफट से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट करके रखा है, तो मैं वही आपको बता दूँगी. सो नेक्स्ट वीडियो तक आपको पता है आपको क्या करना है. वीडियोस को लाइक, कमेंट. अगर आपको ऑब्वियसली ये मैंने एक क्वेश्चन पूछा है इस वीडियो में तो आप उसका जवाब लिख लेना. एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ क्या होता है वो कमेंट में बता दीजिएगा. अगर आपको गेम थियोरी समझ में आई है और अच्छे से स्ट्रैटेजिक ट्रेड पॉलिसी समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए कि येस यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक. एंड येस, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू.